बोले जा रहे हो बीच में, इतने बड़े काबिल आदमी नहीं हो। अभी जुमा 8 दिन पहले टीवी पर आए, एकदम से बीजेपी प्रवक्ता बन गए। तुम मुकाबला नहीं कर सकते हमारे दिमाग का, हमारे जबान का। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। तो शुरू की क्लिप देख के आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किस तरह से आसिम वक़ा ने नए बीजेपी प्रवक्ता की धज्जियां उड़ा कर रख दी है। तो दोस्तों वीडियो को में लास्ट तक बने रहें और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बोले जा रहे हो बीच में, इतने बड़े काबिल आदमी नहीं हो। अभी जुमा 8 दिन पहले टीवी पर आए, एकदम से बीजेपी प्रवक्ता बन गए। तुम मुकाबला नहीं कर सकते हमारे दिमाग का, हमारे जबान का। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर जिसका भी जिक्र मुख्यमंत्री की ओर से किया जा रहा है या देवेंद्र फडणवीस की ओर से किया जा रहा है, वो अपने लोगों को संबोधित कर रहे हैं, अपने वोटरों को संबोधित कर रहे हैं, वो उनको जगाने का काम कर रहे हैं। तो इससे क्या दिक्कत है आसिम वक़ार साहब? जो सवाल बीजेपी की ओर से पूछा जा रहा है, वो कह रहे हैं तुष्टीकरण की सियासत करें, आप लोग आरोप लगाएं बीजेपी के ऊपर। नहीं, देखिए कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहा है। आप समर्थन कर रही हैं, आपने गुप्त अल्फाजों में समर्थन कर दिया कि वो बढ़िया कर रहे हैं, उनका नारा ठीक है। मुझे लगता है कि उनका नारा गलत है, और अगर आपको लगता है उनका नारा ठीक है और पूरे देश में होना चाहिए, तो भी मणिपुर में क्यों आप नहीं बोलते हैं? भाई मणिपुर पे तो ना आप बोल रहे हैं और ना वो अनुपम खेर बोल रहे हैं। कश्मीर फाइल बनाएंगे, मणिपुर फाइल नहीं बनाएंगे। क्या मणिपुर के लोग आपके लोग नहीं हैं? मणिपुर की औरतें आपकी औरतें नहीं हैं? मणिपुर की बच्चियां आपकी बच्चियां नहीं हैं? महाराष्ट्र की बात, मणिपुर में जो हुआ, आप मणिपुर कहाँ जा रहे हैं? अभी तो महाराष्ट्र की बात हो रही है। आप मणिपुर फाइल्स आप बना लीजिए सर, आप भी तो देश के नागरिक हैं, कुछ काम आपको भी तो करना चाहिए ना। जली ना, तेरी भी जली ना। अगर उधर अनुपम खेर नहीं बना रहे हैं कश्मीर फाइल्स, तो आप बना लीजिए। कश्मीर फाइल्स उन्होंने बनाई, आपने बना लीजिए मणिपुर फाइल्स। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपके खेमे से भी तो ऐसे ही बयान आते हैं ना, जिन बयानों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मैंने समर्थन कर दिया। सर सवाल पूछ लो तो आप आज पता नहीं किस मूड में आते हैं कि सवाल पूछ लो तो आपको तुरंत चुप जाता है। आसिम वक़ार जी, बना लीजिए आप मणिपुर फाइल्स, कौन मना कर रहा है? मैडम, हाँ बिल्कुल सही बात है। आपको अफसोस जाहिर करना चाहिए था मणिपुर पे। तो आपको ये कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी को मणिपुर पे बोलना चाहिए था, गृह मंत्री जी को। आसिम वक़ार साहब, मैं बहुत हैरान होती हूँ, आसिम वक़ार के कहने पर मुझे मणिपुर के बारे में अफसोस जाहिर करने की जरूरत नहीं है। उस पर मैंने कई डिबेट शो किए हैं और मैंने लगातार सरकार से, वहां के मुख्यमंत्री से सवाल पूछे हैं। आसिम वक़ार साहब, अगर आप डिबेट खराब करना चाहते हैं, आप यहाँ पर अनुपम खेर को लेकर आ रहे हैं। अनुपम खेर पर यह डिबेट नहीं हो रही है, महाराष्ट्र की सियासत को लेकर हो रही है। प्लीज थोड़ा सा हम गंभीरता दिखाएं। बाकी लोग महाराष्ट्र पे बात करने के लिए आए हैं, चुनाव यहाँ पर है, उसी पर रहे तो ज्यादा। मैं खुद महाराष्ट्र में हूँ, मैं यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट कर रही हूँ। थोड़ा महाराष्ट्र पे बात कर लीजिए, उसके बाद आप अपने मुद्दे अनुपम खेर तक लेकर जाते रहिएगा। नहीं मैडम, मैं भी महाराष्ट्र में हूँ, बॉम्बे में मौजूद हूँ। मैं अगर विरोध कर रहा हूँ, बटोगे कटोगे तो आपको बुरा लग रहा है, लेकिन अजीत पवार बोल रहे हैं कि यहाँ ऐसे नारे नहीं चलते। अजीत पवार जी ने कहा कि एक मुख्यमंत्री आए हैं नॉर्थ से, उनका नारा है ये हमारा नारा नहीं है। तो मैं अजीत पवार जी से कह रहा हूँ कि खुलकर विरोध कीजिए। अगर आप ऐसे नारों के विरोध में हैं और ऐसे लोगों के विरोध में हैं, तो आप अपने मंचों पर, जहां आप कैंडिडेट हैं, वहां आप ऐसे लोगों को क्यों बुला रहे हैं? आपको बताना पड़ेगा। और सीधी सी बात है, बटोगे कटोगे ये कौन सी बात होती है? ये कैसी बात कर रहे हैं? ये मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, संविधान की शपथ ली है। उनको तो कहना चाहिए था कि अनेकता में एकता है। गुलदस्ता एक फूल से नहीं बनता मैडम। गुलशन जो है वो एक पेड़ और एक पौधे, एक फूल से नहीं बनता है। उनको तो भारत, अखंड भारत की बात करना चाहिए थी। वो तो एक भारत की, इस तरह के भारत की बात कर रहे हैं जहां एक ही फूल रहेगा। वो तो कह रहे हैं पूरे गुलशन से सारे फूल निकाल के फेंक दो। ऐसे कैसे एक पॉलिटिकल आदमी जो संविधान की शपथ ले रहा है, वो ऐसी बात कैसे कर सकता है? और जबकि धार्मिक गुरु भी हैं। उनका तो काम होना चाहिए कि वो लोगों को जोड़ने की बात करें, तोड़ने की बात ना करें। तोड़ने से हिंदुस्तान नहीं बनेगा।
हिंदुस्तान बनेगा जोड़ने से। देखिए, बहुत क्लियर सी बात बताने जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी जो वक्फ बिल लेकर आ रहे हैं, लैंड बिल जो वक्फ का लेकर आ रहे हैं, उसमें बात को समझिए। उसमें साफ साफ ये कानून लेकर आ रहे हैं कि एक सड़क पर चलता हुआ आदमी अगर डीएम साहब से ये कह देगा लिखकर कि साहब ये फला मस्जिद या फला कब्रिस्तान जो है उसकी जांच कीजिए, ये वक्फ में नहीं है, ये मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, तो डीएम साहब फ़ौरन के फ़ौरन जांच शुरू कर देंगे। और कानून ये उसमें बनाया जा रहा है कि जब तलक के उसकी जांच चलेगी तब तलक के वो मस्जिद या कब्रिस्तान या वो लैंड वक्फ में नहीं मानी जाएगी। उस पर झूठ बोल रहे हैं चित्रा जी। इन्हें 6 महीने तक झूठ ये बोला था कि मुसलमानों की सिटीजनशिप सीए कानून के तहत चले जाएगी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कौन से मुसलमान की सिटीजनशिप सीए कानून के तहत चली गई? ये झूठ बोल रहे हैं। ड्राफ्ट बिल मैंने भी देखा है। ये इनके कानून में ये था कि वक्फ गरीब की, किसान की, आपकी, मेरी, किसी की भी जमीन ले ले और वक्फ के सामने ही हाथ जोड़ के जाना पड़ता था कि भाई मेरी जमीन मुझे वापस कर दो। ये इस्लामिक कानूनों के हिसाब से देश को चलाते थे वक्फ के अंदर। हम संविधान के हिसाब से चला रहे हैं। बोलिए असीम बकार जी। मुझे बोलने तो दीजिए भंडारी साहब, अभी इससे बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। अभी जी रेडी हो जाइए, पेट्रोल लगाने जा रहा हूं आपके। सुनिए, आप देखा कि जी कैसी भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। पेट्रोल साबित करें अपने को। कौन है आप देख सकते हैं आपके शो में पेट्रोल की बात हो रही है। बोलिए बकार जी, बोलिए। एक एक करके ये कहा जा रहा है कि मुसलमान अगर सेकुलर है तो वो अपने वक्फ के जो उनके कमेटियां हैं उनमें हिंदुओं को जगह दें, उनको मेंबरशिप दें, उनको पदाधिकारी बनाएं। अगर हम सेकुलर हैं तो बटोगे तो कटोगे आप नारा लगा रहे हैं, एक रहोगे तो नेक रहोगे। देश में 80% दलित, आदिवासी और पिछड़े हैं। देश के सभी मंदिरों में, आश्रमों में, अखाड़ों में आप 80% असीम वकार, हम मस्जिदों पे नहीं बोलते, आपको हमारे मंदिरों में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सैयद असीम वकार जी, आपको हमारे मंदिरों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की है। ये देश जो है वो संविधान के हिसाब से चलेगा, कोई धार्मिक किताब के हिसाब से नहीं चलेगा। ये आप भी जानते हैं, आप भी संविधान में विश्वास रखते हैं। सुन तो लो मेरे भाई, बोले जा रहे हो बीच में। इतने बड़े काबिल आदमी नहीं हो। अभी जुमा 8 दिन पहले टीवी पर आए, एकदम से बीजेपी प्रवक्ता बन गए। तुम मुकाबला नहीं कर सकते हमारे दिमाग का, हमारे जबान का। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर ठीक है, जब आपके पास बोलिए तथ्य नहीं है तो बोलिए। मैडम मैं बोल तो रहा हूँ, आप 80% दलितों को सबको लेकर आ गए। अरे 80% दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को मंदिरों में पदाधिकारी और पुजारी क्यों नहीं बना रहे? आप दीजिए आरक्षण। अच्छा, एआईएमआईएम आप एएमयू के अंदर दलितों को रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रहे? तो क्या बुरा है? अगर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच हो जाए तो जांच से क्यों डरते हैं आप लोग? इतना पारदर्शिता क्यों नहीं रखना चाहते हैं आप लोग? वक्फ बोर्ड के लोग खड़े होकर ये बोल देंगे ये पूरा का पूरा गांव हमारा है। अब गांव के लोग ढूंढते रहे अपना कागज बरसों पुराना और वो साबित करते रहे कि नहीं ये हमारी संपत्ति नहीं है। वक्फ अभी मौजूदा कानून तो यही है ना। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि जांच का अधिकार अगर डीएम को नहीं देना चाहिए तो फिर ये कौन सा अधिकार है कि वक्फ के लोग खड़े होकर कह देंगे पूरा गांव हमारा है, ये बिल्डिंग हमारी है, ये जो सबसे रईस आदमी की बिल्डिंग देख रहे हैं ये हमारी है, आप इसको खाली कीजिए। अभी तो यही चल रहा है ना इस देश में वक्फ की संपत्ति को लेकर। जांच से इतना क्यों डरते हैं असीम बकार साहब? पारदर्शिता क्यों नहीं होनी चाहिए इस देश के भीतर? किसी की भी संपत्ति हो, किसी की भी संपत्ति हो, क्यों नहीं वो जांच के दायरे में आना चाहिए? वो जो जांच से किस बात का डर है? वो जो सबसे रईस आदमी की संपत्ति को आपने कहा कि वक्फ बोर्ड अपना बता रहा है, वो है। वो सबसे रईस आदमी की जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ बोर्ड की ही है। सुन लिया आप समझिए। और वक्फ बोर्ड का जो बिल लाया जा रहा है वो देश के, अरे आपने तो बिहार का पूरा गांव कह दिया वक्फ बोर्ड ने कि हमारा है, तमिलनाडु का पूरा गांव कह दिया कि हमारा है। कल को खड़े होकर हमारे घर पे भी दावा करने लगेंगे कि हमारा है। आप समझ रहे हैं? वक्फ बोर्ड को जो असीमित अधिकार दिए गए हैं, असीमित अधिकार में कटौती अगर हो रही है और पारदर्शिता की बात की जा रही तो आप लोगों को दिक्कत है। खड़े होकर पूरे बिहार के पूरे गांव को वक्फ बोर्ड ने बता दिया है कि हमारा गांव है। उधर दक्षिण भारत के पूरे गांव को बता दिया है, वहां पर 5000 की आबादी वाला गांव है, ये पूरा गांव हमारा है, हमारी जमीन पर बसा हुआ है। जो असीमित अधिकार है किसी के भी हों, असीमित अधिकार क्या किसी को मिलना चाहिए? ये बड़ा सवाल है ना। और यहाँ पर तो जांच की बात हो रही है, ऐसा तो है नहीं कि छीन लिया जाएगा। हाँ, आप अपनी बात रखिए, यहाँ तो जांच की बात हो रही है ना।
वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जांच भी नहीं हो, ये बहुत सही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, यानी सत्ता में नहीं रहोगे, ये सच्चाई है। हाँ। पिछड़े बढ़ गए तो सत्ता से बाहर हो गए, दलित बढ़ गए तो सत्ता से बाहर हो गए। मैं तो कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। दलितों को इकट्ठा होना चाहिए अपने अधिकार के लिए, पिछड़ों को इकट्ठा होना चाहिए अपने अधिकारों के लिए और मुकाबला करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि सब हिंदू हैं तो दलितों को, पिछड़ों को मंदिरों में, आश्रमों में और अखाड़ों में 80% आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? दीजिए आप। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी अडानी को देने की तैयारी है मैडम, लेकिन और छोड़ेंगे किसी को नहीं है। ये मंदिर की प्रॉपर्टी भी देंगे, मस्जिदों को भी देंगे, गुरुद्वारों की, चर्च की, सब प्रॉपर्टी अडानी को दे देंगे। नहीं मिलनी चाहिए, बाकी जगहों पर आरक्षण के लिए ठीक है सर। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है, अपना जो भी ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया। और किस टॉपिक पे आप जो है वीडियो देखना चाहते हैं आने वाली वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो आपको एडिटिंग वीडियो वगैरह कैसी लग रही है अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया, थैंक यू।